मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी हमारे पास दो हैं, एक को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी और एक को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पहला टाइप देखें, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सुने, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब काइनेटिक एनर्जी का मतलब एनर्जी ऑफ मोशन, एनर्जी ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ मोशन। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मैंने क्या कहा, वो एनर्जी जो बॉडी मोशन करे उसके पास हो, ऐसे एनर्जी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अब सुने काइनेटिक एनर्जी, मैं यहां एक बात लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं ना, ऑल मूविंग मास, ऑल मूविंग मास। मास मतलब क्या है, बॉडी, कोई भी बॉडी, कोई भी मास हो जब मोशन करे, ऑल मूविंग मास हैज काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा जो भी मास मोशन करेगा तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसी एनर्जी का नाम रखा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन एनर्जी ऑफ मोशन, काइनेटिक एनर्जी मीन एनर्जी ऑफ मोशन। तो अब बात करते हैं इसकी कुछ डेरिवेशन की। क्या करते हैं, डेरिवेशन, कि उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, किन चीजों पर, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, एक बात आप लोगों ने सुन लिया होगा, whenever, सुने कहानी समझो, whenever work is done on the body, energy is stored in it। क्या कहा मैंने कहा जब भी आप किसी बॉडी पर वर्क डन करते हैं तो उसी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होता है। अब वो पोटेंशियल होता है या काइनेटिक होता है, डिपेंड करते हैं कि आपकी बॉडी मोशन करती है या नहीं करती। अगर आप वर्क डन करते हैं, अगर आप वर्क डन कर रहे हैं और बॉडी मोशन कर रही है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। कहानी देखें, मैं अभी डेरिवेशन दे रहा हूं। मैंने कहा मेरे पास ये मास है, अच्छा ये मास पहले रेस्ट पे था, ये मास पहले क्या था, रेस्ट पे, तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। अच्छा थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो ये मास यहां आ गई है, बताओ उसने मोशन करके आई है कि नहीं आई है, हाँ। अब बताओ यहां पर काइनेटिक एनर्जी थी, आप कहें नहीं, क्यों, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है तो कोई मोशन ही नहीं है। जब मोशन नहीं होगा ना, जब मोशन नहीं होगा इसका मतलब बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और हमें पता नहीं है पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब सुने कहानी, ये यहां से चल के तो उधर गया है ना, अच्छा स्टार्ट में उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी कि नहीं थी, अब कहें ये थी लेकिन रेस्ट पे था तो जीरो। अच्छा यहां आकर मोशन के दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी ना, उस एनर्जी को फाइनल कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी ना। स्टार्ट में कोई वेलोसिटी नहीं थी तो मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मोशन जब करेगी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी ना, उस वेलोसिटी को फाइनल कहा जाता है। अगर उस वेलोसिटी को मैं वीएफ को मैं वी का नाम दूं, आपने सर आपने वी का नाम क्यों दिया है, भाई फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है ना, तो कुछ ना कुछ है तो मुझे ये नहीं पता कि कितनी है, तो मैंने फाइनल वेलोसिटी की जगह क्या लिख दिया, वी। अच्छा यहां से यहां जाने में आप बताओ उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है कि नहीं किया, यस। इनिशियल से फाइनल होने में, सुने इनिशियल से फाइनल होने में वेलोसिटी में चेंज आई है कि नहीं आई, आई है। जब वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो क्या पैदा होता था, एक्सीलरेशन। लास्ट चैप्टर पढ़ के आए, लास्ट चैप्टर पढ़ के आप आए हैं। जब वेलोसिटी में चेंज आती है तो क्या पैदा होता है, एक्सीलरेशन। अब सुने कहानी, कहानी मजीद देखें। मैंने कहा यहां से यहां, सुने कहानी समझो, मैंने कहा यहां से यहां मोशन कराया किसने, तो आप कहेंगे सर पीछे से किसी ने इस पर वर्क किया होगा, फोर्स लगाया होगा, फोर्स की वजह से उसने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है कि नहीं किया है। तो मैं किस तरह लिखूं, जरा इधर देखिए, जरा इधर देखिए, जरा इधर देखिए।
मैंने कहा वर्क डन मालूम करो यहां से यहां जाने में, तो वर्क डन में आपने फोर्स लगाया था और डिस्प्लेसमेंट हुआ है। वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये बात तो सही है, पर सुने एक बात, क्या फोर्स एम ए के इक्वल है कि नहीं है ये बताओ। हाँ, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए एफ इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, यहां से यहां जाने में मुझे डी का वैल्यू चाहिए, यहां से यहां जाने में आप मुझे डी का वैल्यू निकाल के दें, डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का। तो बच्चों याद रख लो, मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, 2AD इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। बताओ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट चारों की चारों है कि नहीं। क्यों इसको यूज किया थर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास टाइम दिया हुआ नहीं है। अब सुने कहानी, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि यहां भी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का है ना, तो मैं डी वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा। तो मैं किस तरह लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में, जरा इधर देखें, 2AD वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म मैंने ऑलरेडी डीएल से पढ़ाया है। अब कहानी समझो, इज इक्वल टू VF डॉट VF, बच्चों VF स्क्वायर नहीं होगा, VF डॉट VF माइनस VI डॉट VI। समझ तो आई है ना, समझ आई है कि नहीं है। यहां से मुझे डी निकालना है, आपने क्या निकालना है, डी निकालना है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, डी इज इक्वल टू VF डॉट VF माइनस VI डॉट VI, सारों के ऊपर एरो लगाना है क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, डिवाइड बाय 2A। समझ आ रही ना, ये वाला तरीका याद रखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपने। अच्छा, अब इधर देखें, W इज इक्वल टू F की जगह मैं क्या लिखूं बताओ, F की जगह क्या लिखूं, MA। M के ऊपर एरो नहीं लगाना है, ये स्केलर है। अच्छा, डॉट करके बताओ, ए डी की जगह ये वैल्यू लगा दो, VF डॉट VF माइनस VI डॉट VI डिवाइड बाई 2A। यहां तक समझ आई है। अच्छा, ए से ए कैंसल, तो क्या रही है बताओ, W इज इक्वल टू M N2 VF आपके पास जीरो है कि नहीं है। VF की जगह देखो, फाइनल वेलोसिटी V है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, V है, V। तो मैं क्या लिखूं बताओ, V डॉट V। भाई फाइनल वेलोसिटी का नाम क्या रखा है, V, तो मैंने VF और VF की जगह क्या लगा दी, V डॉट V माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दोनों में जीरो है कि नहीं, दोनों में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, डिवाइड बाई 2। यहां तक समझ आई। मैं इधर से मिटा रहा हूं, इसका प्रूफ देखना है हमें। अच्छा, अब बताओ क्या आया, W इज इक्वल टू M V डॉट V डिवाइड बाई 2। इसको मैं किस तरह लिखूंगा, इधर देखें, W इज इक्वल टू M, W इज इक्वल टू, ये मैं साइड पे निकाल देता हूं, 1/2, इधर से 1 आएगा, 1/2 M N2 V डॉट V। बच्चों ये आपके पास टोटल वर्क डन आया है। और मैंने क्या कहा जरा देखो, व्हेन एवर वर्क इज डन ऑन द बॉडी एनर्जी इज स्टोर्ड। यहां से यहां लेने में टोटल वर्क कितना हुआ, इतना। सुने, यहां से बॉडी को यहां ले जाने में टोटल वर्क कितना हुआ है कि नहीं हुआ। और ये टोटल जो वर्क है ये एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ। यस, वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अच्छा, अब दूसरी बात मुझे बताएं, बॉडी यहां से यहां मोशन कर रही है, जब आपने वर्क किया तो बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया है, मोशन वाली एनर्जी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। लिहाजा इस वर्क को मैं कहूंगा ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ M V डॉट V। याद रख लो, ये जो फॉर्मूला नहीं है, इसे कहा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ये वेक्टर फॉर्म आया है, काइनेटिक एनर्जी का ये क्या आया है, वेक्टर फॉर्म। और इसमें जो V डॉट V है ना, इसको कहा जाता है सेल्फ प्रोडक्ट। अगर याद नहीं है तो सेल्फ प्रोडक्ट का मेरा लेक्चर आप वॉच करें, सेल्फ प्रोडक्ट। अब सुने कहानी, मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखता हूं। मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ M V डॉट V स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा। क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, V स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब सुने, आप बताओ सेल्फ प्रोडक्ट के बीच में एंगल कितने का होता है, 0 का। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, हाफ M V स्क्वायर
cos स्क्वायर 0 डिग्री, और cos 0 किसके बराबर होता है? 1 के। तो मैं यहां से लिख लेता हूं, यहां आपको नीचे नजर नहीं आ रहा, मैं इधर लिख रहा हूं, जरा देखिए, इधर लिख रहा हूं, डेरिवेशन है उसका, मैं कहां लिख रहा हूं? इधर देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m। अच्छा, v स्क्वायर लिख लो, और cos 0 किसके बराबर होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर लो, फिर भी क्या आएगा? 1। तो आपके पास फाइनल आएगा हाफ mv स्क्वायर। ये आप अपनी डेली लाइफ में इस फार्मूले को आप रोजाना देखते हो। कहानी समझो इसके बारे में, इसके बारे में कुछ कहानी समझो। दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब कहानी समझो, काइनेटिक वेक्टर है या स्केलर है? तो आप क्या कहोगे? आप कहो काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी स्केलर है। आप सबसे पहले पॉइंट ये लिखोगे ना, काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर। क्यों? बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट। ये क्या है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी। इट इज द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, लिखो, इट इज सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी। बच्चों, मैंने आपको एक बात बताया था, जब भी डॉट प्रोडक्ट आ जाता है तो उसका जो रिजल्ट आए ना, वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती। आप बताओ एनर्जी स्केलर है या वेक्टर? तो आप कहें सर एनर्जी स्केलर है। क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। समझ आ रही ना? अच्छा, दूसरी बात याद रखो, दूसरी कुछ बातें याद रखना है, कुछ बातें याद रखो इसमें। पहली पॉइंट तो ये है कि ये स्केलर है। पॉइंट नंबर 2 में इसमें मैं आपको कुछ लिख रहा हूं, जरा देखें। इसमें पॉइंट नंबर 2 में ये जो वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी वेरी वेरी ग्रेटर देन c। वेलोसिटी बॉडी का मोशन हो, लेकिन इतना तेज स्पीड से ना हो कि स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे। कहने का मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर इस स्पीड के साथ, सुने, अगर इस स्पीड के साथ बॉडी मोशन करे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर mv स्क्वायर नहीं लगेगा। मतलब ओनली वैलिड फॉर स्मॉलर स्पीड। क्या कहा मैंने? सिर्फ के सिर्फ कम स्पीड के लिए वैलिड होगा। ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट के साथ अगर अप्रोच करेगी तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर हम कभी नहीं लिख लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, पॉइंट नंबर 3 मेरे पास क्या है ना, पॉइंट नंबर 3 मेरे पास क्या है? पॉइंट नंबर 3 ये है ना बच्चों, पॉइंट नंबर 3 क्या है? जरा देखें, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटिव टर्म। अब सर रिलेटिव टर्म क्यों? रिलेटिव टर्म क्या मतलब है? मतलब डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। कहानी समझो, मैं यहां खड़ा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप बताएं कि मेरे पास क्या काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है? आपका आंसर होगा आपके पास है भी और नहीं भी है। है कब? तो आप कहेंगे सर सूरज के लिहाज से आप मोशन में हैं। तो मैंने ऑब्जर्वर किसको मान लिया? सूरज को। जब मैं सूरज को ऑब्जर्वर मान लूं ना, सूरज को मैं जब ऑब्जर्वर मान लूं तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि सूरज के लिहाज से अभी भी मैं मोशन में हूं। अगर मैं कहूं इस मोबाइल के लिहाज से, आपके लिहाज से मेरे पास क्या कोई काइनेटिक एनर्जी है? तो आप कहो नहीं सर, मेरे लिहाज से आपके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि मेरे लिहाज से आप क्या है? रेस्ट में है। गाड़ी में आप जा रहे हैं, ड्राइवर के साथ बैठे हैं फ्रंट सीट में, आप बताओ क्या ड्राइवर के लिहाज से आपके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है? तो आप कहो नहीं। लेकिन बाहर देखेंगे, बाहर किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से देखें तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। इसलिए मैंने कहा है कि आप डायरेक्ट किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास एनर्जी है या नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है, जब तक ऑब्जर्वर मेंशन न किया जाए। समझ आ रही ना? अच्छा, पॉइंट नंबर लास्ट, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए आपका कहना काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती है।
अब कहानी समझो, मेरे पास ये काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया है, ये सेल्फ प्रोडक्ट है और वेक्टर फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। मैंने इसको हल करने के बाद मेरे पास ये आया है, इसे कहा जाता है स्केलर फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी स्केलर होने की वजह से स्केलर है, क्यों है? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है वेलोसिटी का, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है किसका? वेलोसिटी का। मैंने कहा याद रख लो, यहां पर जो v आपको स्पीड दिया है, वेलोसिटी दिया है, स्पीड दिया है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो v ये वेलोसिटी है या स्पीड है, तो आप कहो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होता है। समझ आ रही? फिर मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर स्पीड बॉडी मोशन करे तो इसके पास स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी इतनी तेज स्पीड से न जाए कि स्पीड लाइट की स्पीड के साथ या करीब हो या अप्रोच कर जाए, इस स्पीड से जाएगी तो ये वाला फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का लगेगा नहीं। काइनेटिक एनर्जी दूसरी पॉइंट में इज रिलेटिव टर्म। रिलेटिव का मतलब जब तक आप ऑब्जर्वर न देखें आप ये नहीं बता सकता है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है। फिर मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, नेवर बी नेगेटिव। और लास्ट पॉइंट में ये लिखो ना, जब बॉडी मोशन करती है तो उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। बस खत्म बात। एवरी मूविंग बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी। जब बॉडी मोशन करती है तो हमेशा उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। यहां तक बात समझ में आए ना? अब बात करते हैं डिपेंडेंट फैक्टर्स पे। किसके बारे में बात करते हैं? काइनेटिक एनर्जी के डिपेंडेंट फैक्टर्स, कि काइनेटिक एनर्जी कब ज्यादा होगी, कब कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कब जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगी। कहानी याद रखना इन चीजों को। अच्छा, आपके पास काइनेटिक एनर्जी के लिए दो मेन फैक्टर है, उनको याद रखना। अच्छा, आप लिखें, कॉपी में लिखे डिपेंडेंट फैक्टर्स। पहली बात समझो, आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। सुने कहानी, सुने। मैं कहता हूं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। देख लो ये डायरेक्ट में है कि नहीं? हाँ, लेकिन एक शर्त पे, एट कांस्टेंट स्पीड। दो बॉडी एक ही स्पीड से जा रहे हैं, दो बॉडी एक ही स्पीड से जा रही है, दो बॉडी क्या कर रही है? एक स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड, और ये भी जा रही है 2 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसका मास ज्यादा है। नहीं समझे? मैंने कहा दो बॉडीज एक ही वेलोसिटी के साथ जा रही है, काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की ज्यादा होगी जिसका मास ज्यादा होगा। मतलब मास ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मास कम तो काइनेटिक एनर्जी कम, बशर्त यह है कि वेलोसिटी को क्या रखा जाए? कांस्टेंट। तो आप मुझे बताओ, यहां से आप मुझे बताओ, ये वाली एनर्जी ज्यादा होगी या नीचे वाली एनर्जी ज्यादा होगी? तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी 2 इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी 1। अच्छा, पहला केस ये था। दूसरी बात समझे, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर के हिसाब से। आप कहें इस तरह कैसे? याद रखना है, एट कांस्टेंट एम। क्या कहा? अगर आइडेंटिकल बॉडी है, दो एक जैसे बॉडीज हैं, मतलब मास क्या है? सेम है, 2 kg और मेरे पास 2 kg, दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, एक का स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड और एक का स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। इसकी काइनेटिक एनर्जी 1 और इसकी काइनेटिक एनर्जी 2। अब कहानी समझो, दो आइडेंटिकल बॉडी है, एक जैसी बॉडी है, मोशन कर रही है। आपसे पूछा जाए इनमें काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो सुन लो, काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की ज्यादा होगी। क्या कहा? काइनेटिक एनर्जी ना उस बॉडी की ज्यादा होगी जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि बॉडी तो दोनों मास में सेम है, आइडेंटिकल है। तो आप बताओ यहां से कौन सी बॉडी की एनर्जी ज्यादा होगी? इसकी एनर्जी K2 है, इसकी एनर्जी K1 है, तो K2 और K1 में कौन सा बड़ा निकलेगा? आप बताएं। तो आप कहेंगे सर मास तो सेम, लेकिन वेलोसिटी इसकी ज्यादा है, लिहाजा K2 बड़ा होगा और K1 एनर्जी छोटी होगी। समझ आ रही दूसरी पॉइंट? अच्छा, पॉइंट नंबर 3 में देखो,
पॉइंट नंबर 3 में देखो, एट कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी क्या हो, कांस्टेंट हो, अगर काइनेटिक एनर्जी क्या हो, एट कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट करूं, सुन लो कहानी समझो। लेफ्ट साइड पे अगर कांस्टेंट करते हैं आप, राइट साइड पे चेक करें, दो क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई में है तो इनवर्स में है, अगर डिवाइड में है तो डायरेक्ट में है। आप बताएं इसको कांस्टेंट रखूंगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है कि नहीं? जब दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये इनवर्स में है एक दूसरे के। मतलब कहने का मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, या ये भी तो कह सकते हैं वी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। कहने का मतलब अगर दो बॉडीज है आपके पास, एक ये बॉडीज है, एक ये बॉडीज है, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी K1 और काइनेटिक एनर्जी K2, ये भी मास है, ये भी मास है। अच्छा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये काइनेटिक एनर्जी भी उन दोनों की अगर सेम है, सेम का मतलब कांस्टेंट है, दोनों की बराबर है। आप बताओ किसका स्पीड ज्यादा होगा? तो आप कहें जिसका, जो मास छोटा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, जो मास छोटा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। देखो, मास कम स्पीड ज्यादा, मास ज्यादा स्पीड कम, स्पीड ज्यादा मास कम, इनवर्स रिलेशन आ रही। अच्छा, अब सुने कहानी, अब सुने, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये m है और ये मास मेरे पास 2m है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। आप बताओ ये 1 और ये 2 बॉडी है, काइनेटिक मास एक का m है, एक का 2 है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। आप बताओ वेलोसिटी v1 ज्यादा होगी या वेलोसिटी v2? ये क्वेश्चन है मेरा, वेलोसिटी v1 ज्यादा होगी या वेलोसिटी v2? बताओ। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर जिसका मास ज्यादा है उसकी एनर्जी, उसकी स्पीड कम होगी, तो मास इसका ज्यादा है उसकी स्पीड कम, तो इसका स्पीड ज्यादा ना, तो ये वाला फैक्टर याद रखना है। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर मैं कहूं लाइट एंड हैवी बॉडीज हैव सेम काइनेटिक एनर्जीज, सेम काइनेटिक एनर्जीज। आप बताओ फिर क्या होगा? एक बॉडी लाइट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी बॉडी। लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सेम है। आप बताओ मास ऑफ लाइट और मास ऑफ हैवी में किसका मास ज्यादा होगा? तो आप कहेंगे सर हैवी का मतलब ही होता है कि मास ज्यादा हो। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी में, बताओ इन दोनों की वेलोसिटी में किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, इनवर्स में है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो याद रख लो, याद रख लो। मैं क्या लिखूं, मैं क्या कहूं? मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी। समझ आ रही ना? तो ये कुछ कहानी थी। और मजीद आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा, देखो मजीद क्वेश्चन क्या पूछेगा, मजीद क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मैं मास डबल करूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डबल। अगर मैं मास ट्रिपल कर दूं काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल होगी। अच्छा, अगर मैं स्पीड को डबल कर दूं तो आप बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो स्पीड डबल करने से काइनेटिक एनर्जी के ऊपर स्क्वायर है, तो बताओ क्या आएगी? पहली बात कर लो, अगर मैं मास को डबल कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बताओ। आप कहेंगे 2 टाइम्स। ठीक है, मैंने कहा मास को मैंने 4 कर दिया, आप बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो आपने कहा सर 4 टाइम, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में है, लीनियर के हिसाब से। अच्छा, अगर मैं कहूं वेलोसिटी को मैं डबल करता हूं तो आप बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो याद रख लो, वेलोसिटी डबल तो डबल के ऊपर स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? 4। अगर मैं वेलोसिटी को 4 कर दूं, आप बताएं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो आपको सर 4 के ऊपर स्क्वायर लो, क्योंकि स्पीड के ऊपर स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर क्या बनता है? 16 टाइम्स। अच्छा, अब सुने एफ, अगर मैं वी भी डबल करूं और मास भी डबल करूं तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मास डबल करने से 2, तो इसको डबल करने से 4, तो 4 2 ज़र, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, इसको डबल करो तो ये 4 बन जाता है और ये 2 रहता है, तो 4 2 ज़र 8। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। ये आपके पास थे काइनेटिक एनर्जी में डिपेंडेंट फैक्टर्स। समझ आ रहे हैं? तो
तो काइनेटिक एनर्जी ये था, डिटेल्स इसको आपके सामने डिस्कस किया हुआ है।